हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करने के पूर्व हमारे मस्तिष्क में यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या हैं, तभी हम इनको दूर करने या इनको नियंत्रित करने के उपायों पर विचार कर पाएंगे। व्यापार चक्र के मुख्य कारणों पर यदि हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि y = C+I होता है। इस संबंध के अनुसार राष्ट्रीय आय पर उपभोग और निवेश का प्रभाव पड़ता है। चूंकि उपभोग फलन को स्थिर माना जाता है, इसलिए आर्थिक उतार चढ़ावों पर निवेश की क्रियाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है। मंदी की दशा में निवेश को बढ़ाकर उत्पत्ति और रोजगार में वृद्धि करना संभव होता है। इसमें यदि हम सरकारी व्यय G तथा निर्यात माइनस आयात नेट एक्सपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं X-M का यदि समावेश कर लें तो इसे और बढ़ाया जा सकता है और व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के लिए इन तत्वों का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरा कारण यदि हम देखें तो सैमुअल्सन व हिक्स के विश्लेषण के अनुसार गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया से व्यापार चक्रों में परिवर्तन होता है। इनमें भी स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश की भूमिका प्रबल होती है। स्वायत्त निवेश का अर्थव्यवस्था के आंतरिक तत्वों की बजाय बाहरी तत्वों से मेल होता है, जैसे आविष्कार, जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी परिवर्तन आदि। प्रेरित निवेश पर आंतरिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वयं देश में उत्पत्ति, आमदनी या मांग के बढ़ने से उसकी पूर्ति के लिए निवेश को बढ़ाना। स्वायत्त निवेश गुणक के माध्यम से कार्य करता है और प्रेरित निवेश त्वरक के माध्यम से कार्य करता है। इनकी भूमिका भी अहम मानी गई है। तीसरा, व्यापार चक्रों पर मौद्रिक तत्वों का प्रभाव। हॉट्रे, हायक, फ्रीडमैन ने व्यापार चक्रों पर मुद्रा के परिवर्तनों का प्रभाव बतलाया है। मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति दीर्घकाल में स्पष्टतया दिखाई देती है। मुद्रावादियों ने आर्थिक चल राशियों पर सबसे ज़्यादा प्रबल प्रभाव मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तनों का माना है। उनके अनुसार मुद्रास्फीति मूलतः मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने का परिणाम होती है। चौथा है नव प्रवर्तन या इनोवेशन का व्यापार चक्रों पर प्रभाव। शुम्पीटर के अनुसार नई वस्तुओं, नई प्रक्रियाओं और नए बाजारों और उत्पादन के लिए नए साधनों की खोज से आर्थिक क्रियाओं पर तीव्र प्रभाव पड़ते हैं। इनसे दीर्घकालीन विकास की प्रक्रिया को भी बल मिलता है। इस कार्य में उद्यमकर्ताओं की भूमिका मुख्य होती है। शुम्पीटर ने एक तरह से आर्थिक उतार चढ़ावों को दीर्घकालीन विकास की प्रक्रिया के अंग के रूप में देखा था। बैंक साख के विस्तार नव प्रवर्तन को सफल बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं के विस्तार में कई प्रकार के नव प्रवर्तनों से बड़ी मदद मिलती है। ये अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुखी, प्रावेगिक और प्रगतिशील बनाते हैं। पांचवा है ओकुन्स का नियम। ओकुन्स लॉ के अनुसार विकास की वास्तविक दर और बेरोजगारी की दर के बीच में संबंध बताया गया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री स्वर्गीय आर्थर ओकुन ने बताया था कि अल्पकाल में बेरोजगारी और उत्पत्ति का गहरा संबंध पाया जाता है। ओकुन के नियम के अनुसार बेरोजगारी में एक अतिरिक्त प्रतिशत बिंदु से
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2% की कमी होती है। इसे हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के 2% अधिक होने पर बेरोजगारी की दर 1% बिंदु घटेगी। इसका सूत्र इस प्रकार से होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू -0.5 ब्रैकेट y -2.25 ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ डेल्टा यू बेरोजगारी के दर के परिवर्तन को तथा y उत्पत्ति या जीडीपी के विकास की दर को सूचित कर लेते हैं। मान लीजिए हम यदि y इज इक्वल टू 4.25% पर बेरोजगारी की दर प्रतिशत को निकालना चाहते हैं तो इसका सूत्र होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू -0.5 ब्रैकेट 4.25 -2.25 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1%। अर्थात उत्पत्ति के दीर्घकालीन दर 2.25% से 2% अधिक होने पर बेरोजगारी की 1% दर घटेगी, यानी बेरोजगारी की दर 1% बिंदु से घटेगी। ओकुन के नियम से हमको यह जानने में मदद मिलती है कि बेरोजगारी की दर को एक निश्चित सीमा तक घटाने के लिए उत्पत्ति में वृद्धि दर कितनी रखी जानी चाहिए। जैसे यदि हम मान लेते हैं कि बेरोजगारी की दर को 3% बिंदु से घटाना चाहते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम यह जानेंगे कि y इज इक्वल टू 8.25% होगा। इसलिए बेरोजगारी की दर को 3% घटाने के लिए राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन दर 2.25% से ऊपर 8.25 माइनस 2.25 इज इक्वल टू 6% की वृद्धि दर प्राप्त की जानी चाहिए। अतः राष्ट्रीय आय की कुल दर 8.25% होनी चाहिए। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र जो है वो कई तत्वों से प्रभावित होते हैं। बेरोजगारी का एक कारण विकास की दर को ये मानते हैं हम कि विकास की दर नीचे होने से बेरोजगारी उत्पन्न होती है जो कि मंदी को जन्म देती है। इसलिए बेरोजगारी की दर को घटाने के लिए सकल घरेलू उत्पत्ति में वृद्धि दर 2.25% से अधिक प्राप्त करना जरूरी होता है। अतः व्यापार चक्रों के अध्ययन में ओकुन के नियम से हमें बहुत उपयोगी जानकारी मिलती है। व्यापार चक्रों के कारणों के अध्ययन से यह पता पड़ता है कि व्यापार चक्र मूलतः समग्र मांग के परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं। इन पर गुणक और त्वरक के मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, जिन पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है। मुद्रा शास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तनों तथा शुम्पीटर ने नव प्रवर्तनों को व्यापार चक्रों के लिए उत्तरदायी ठहराया है। इसके अलावा पूर्ति पक्ष की ओर से भी प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिन पर पूर्ति पक्ष के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। कुल मिलाकर मांग और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व व्यापार चक्र उत्पन्न करते हैं। ये अल्पकालीन उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं, जिनसे उत्पत्ति, आमदनी, कीमत स्तर, रोजगार, मुनाफे, बचत, निवेश, पूंजी का स्टॉक आदि चल राशियों में परिवर्तन होता है। एक देश में होने वाले परिवर्तन अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये विदेशी व्यापार, विदेशी पूंजी के लेन देन और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के मार्फत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। व्यापार चक्रों से आर्थिक जगत में काफ़ी हलचल होती रहती है। इनसे अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता की दशाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिनसे कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे कीमत स्तर के बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है और देश में आमदनी का वितरण अधिक असमान हो जाता है। इससे निर्यातों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है।
इसी प्रकार मंदी की दशा में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए व्यापार चक्रों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का सहारा लेना पड़ता है। ये अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम स्थिरीकरण के उपाय या स्टेबलाइजेशन मेजर भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।